नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। ये वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने भाग्य का फैसला करने जा रहा है। आगरा पर्यटन की नगरी है और पिछले 2 साल से पूरा पर्यटन क्षेत्र करा रहा है। एक तरीके से हम कहें तो कोरोना के कारण पूरे पर्यटन क्षेत्र की डेथ हो चुकी है। हमने पहले भी आगरा के पर्यटन क्षेत्र की आवाज़ अपने कार्यक्रमों में उठाई है और आज इस चुनावी परिचर्चा, जिसे हमने नाम दिया है चौपाल चर्चा, उसमें हम आए हुए हैं आगरा में और टूरिज्म ट्रेड से जुड़े हुए लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वह किस पार्टी के लिए वोट करेंगे और कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके खिलाफ मतदान करने की प्लानिंग वह कर रहे हैं। हमारे पार्श्व में आप देख सकते हैं ताजमहल है, जो कि दुनिया का सबसे पॉपुलर मॉन्यूमेंट है और ये पूरा का पूरा जो आगरा क्षेत्र है वो इस ताजमहल पर ही डिपेंड है। टूरिज्म मतलब ताजमहल, और इसी ताजमहल के पार्श्व में हम आज की चौपाल चर्चा आपके लिए लेकर आए हैं। कार्यक्रम पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो इस कार्यक्रम को सभी के साथ शेयर करिएगा। आइए हम अपनी चौपाल चर्चा कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने अतिथियों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ संदीप सोलंकी जी हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो क्लियर ट्रिप है उसके रीजनल मैनेजर हैं आगरा में। इसके अलावा हमारे साथ हैं संदीप अरोड़ा, जो कि कमल होटल्स के ओनर हैं और एक बड़ी, जिसे कहें तो मुखर आवाज़ हैं ट्रैवल ट्रेड की। और ऐसा कहा जाता है कि ताजगंज के आसपास जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पर रीडेवलपमेंट के हुए हैं उनमें संदीप अरोड़ा जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसके अलावा हमारे साथ रत्नेश वर्मा जी हैं। रत्नेश वर्मा जी खुद भी होटेलियर हैं और ट्रैवल ट्रेड से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जर्मन भाषा के स्पेशलिस्ट हैं, इटालियन भी बोलते हैं, तो एज अ टूर गाइड भी काम करते हैं। इसके अलावा अखिलेश दुबे जी हैं, हमारे साथ अक्सर ऑनलाइन रहते हैं। कई वीडियोज़ में हमने पहले भी इन्हें प्रेजेंट किया है और आगरा पर्यटन से संबंधित आवाज़ को काफ़ी मुखरता से उठाते हैं। क्रिएटिव ट्रेवल्स के आगरा के पूरे के हेड हैं। इसके अलावा महातिम सिंह जी हैं, टूरेट्स एक जो यहाँ बड़ी ट्रैवल एजेंसी है उसके जनरल मैनेजर हैं महातिम सिंह जी। इनके साथ भी हमने पहले 1-2 बार चर्चा की है। इसके अलावा राकेश चौहान साहब हैं। मीडिया में अगर सबसे ज़्यादा आप किसी एक नाम को पढ़ते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर पे देखेंगे या टीवी पर देखेंगे, तो राकेश चौहान साहब को देखेंगे, क्योंकि ये होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं नंदू गुप्ता, प्रिया होटल्स के मालिक हैं और यह भी होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन में बड़े पदाधिकारी हैं। सबसे पहले हम नंदू गुप्ता जी से ही बात करेंगे। नंदू गुप्ता जी, पिछला 2 वर्ष का पूरा जो काम का जो समय रहा है कोरोना में, 17 मार्च के आसपास से काम कम होना स्टार्ट हुआ, 22-23 मार्च में लॉकडाउन लग गया और उसके बाद ऐसा है कि जो कोरोना ने यहाँ जो टूरिज़्म है उसकी पूरी तरीके से बंद कर दिया। और अब 10 फरवरी को आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं। क्या आप जब वोट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि कोरोना के समय में किसी भी पार्टी ने पर्यटन की कम से कम कोई सुध नहीं ली? पर्यटन की सुध तो किसी भी पार्टी ने नहीं ली है अभी तक। बाकी वोट देना ना देना वो अपना मन के ऊपर डिपेंड करेगा, हम किसको वोट देंगे। बाकी ये पर्यटन की सुध तो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए थी, कुछ हेल्प करनी चाहिए थी होटल वालों की जहाँ हो सकता था, पर हो नहीं पाई हेल्प। मैं अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछूं तो इस विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट करने जा रहे हैं? जी तो मैं नहीं बता सकता कि मैं किसको वोट देने जा सकता हूँ। आप नहीं बताना चाहते, या फिर कहीं ऐसा है कि आपको डर है कि अगर आप बता देंगे तो जो भी पार्टी दूसरी अगर जीतती है तो वो आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है? ऐसा किसी से कोई डर वाली बात नहीं। ऐसा किसी हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसे डरेंगे तो आप व्यापार कर लिया, ऐसे क्या मतलब है? अच्छा, मैं आपसे एक और बार पूछूं, जो पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में चल रही है, उन्होंने भी काफ़ी सारे वायदे किए थे, आगरा से हम एयरपोर्ट बनवाएंगे और भी बहुत सारे वायदे थे। उनके आलोक में और 5 साल से योगी सरकार यहाँ पर चल रही है, उसके काम को देखते हुए आप क्या कहेंगे? आप उनको 10 में से कितने नंबर देंगे? नहीं, गवर्नमेंट काम तो कर ही रही है, अपने ऊपर लेवल पर काम कर ही रही है, जितना हो सकता है। नीचे लेवल पे थोड़ा सा कम रह गया है, काम तो हो ही रहा है जी। ऊपर के लेवल से मतलब आपका? नहीं, एयरपोर्ट वाली बात तो अलग, बट एयरपोर्ट हाईकोर्ट ये तो हम शुरू से ही मांग कर रहे हैं, डैम की मांग कर रहे हैं, वो पूरी हो नहीं पा रही हमारी। हो सकता है आगे चल के भविष्य में पूरी हो पाए।
जी, आपको उम्मीद है हो सकता है भविष्य में पूरी हो पाए। वैसे मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जो आगरा एयरपोर्ट था, जो कि शायद आगरा का हक भी था, उसको उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार मिलाकर जेवर में शिफ्ट कर चुके हैं और जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट धूमधाम से बनाया जा रहा है, शायद आगरा की उम्मीदों को पलीता लगाने के लिए। लेकिन नंदू गुप्ता जी होपफुल हैं कि उम्मीद है उन्हें कि शायद एक एयरपोर्ट यहाँ भी आ जाएगा। हमारे साथ राकेश चौहान साहब हैं। 2 साल कोरोना के साथ बड़े बुरे बीते। अवश्य बहुत खराब बीते। कोरोना आया, पूरे विश्व में आया, नुकसान हुआ सबको, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट इस बात का है हमारे प्रदेश की सरकार ने टूरिज्म के लिए कुछ नहीं किया। जो किया जा सकता था वो भी नहीं किया। टूरिज्म के लिए कुछ नहीं किया, कहीं ऐसा है कि रिप्रेजेंटेशन में कोई कमी रह गई? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कानून में स्पष्ट लिखा था, नगर निगम के जो कानून में स्पष्ट लिखा है, बिल्डिंग खाली है तो टैक्स नहीं लेंगे। वो टैक्स नहीं माने, पूरा टैक्स लिया। बिजली के बिल पे कोई छूट नहीं दी। मतलब हमारे स्टेट को किसी भी सरकार ने, ना केंद्र ने ना स्टेट ने, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी, कोई छूट नहीं दी। उल्टा ये हुआ, हमसे उगाई ज़्यादा की गई हर तरीके से। तो जब आप 10 फरवरी को आप मतदान करने जाएंगे चौहान साहब, मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली पूछ रहा हूँ, तो जो आपकी अब जो ग्रीवेंसेज आप हमें कैमरे पर बता रहे हैं, क्या मतदान करते समय ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी? देखिए, मैं पर्यटन व्यवसायी हूँ। जिसने पर्यटन हित में काम किया होगा अवश्य मैं उस पार्टी को वोट दूंगा। पर्यटन हित में काम किया होगा, तो आपने तो मायावती जी का कार्यकाल भी देखा है, आपने अखिलेश यादव का भी कार्यकाल देखा है और आपने अब योगी आदित्यनाथ का भी कार्यकाल देखा है, और मोटा मोटी यही 3 पार्टियां हैं, 3 गठबंधन हैं जो कि टक्कर में हैं। तो आपका वोट इस बार किसके लिए? देखिए, मैंने आपको स्पष्ट कहा, जिसने पर्यटन हित में काम किया होगा उस पार्टी को अवश्य वोट देंगे। ये वोट डालना एक गुप्त चीज़ है, तो ये किसी के सामने उजागर नहीं की जा सकती, इशारे से बताई जा सकती है। जिसने पर्यटन हित में काम किया है अवश्य ही पर्यटन व्यवसायी एकजुट होकर इस बार उसी पार्टी को वोट देंगे। 2008 से लेकर 12 तक मायावती सीएम रही हैं, 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव सीएम रहे हैं और फिर 17 से 22 तक योगी आदित्यनाथ सीएम रहे हैं। इन तीनों ही सरकारों में किस सरकार ने पर्यटन के हित में ज़्यादा काम किया? एक सरकार से तो मुझे बड़ा भय है। जब वो आई तब हिंदू खतरे में होता है। आज 16 राज्यों में हिंदू चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, फिर भी हम खतरे में हैं हिंदू। तो क्यों ना हम लोग इस बार ऐसा काम करें, मुसलमान बनाए राष्ट्रपति, मुस्लिम बनाए प्रधानमंत्री। कम से कम 19% खतरे में रहेंगे, जो 81% है वो तो सुरक्षित रहेंगे हिंदू। मतलब आप ये कह रहे हैं, शायद आपका इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है कि जब वो सत्ता में होती है तो उसकी वजह से शायद हिंदू खतरे में आते हैं, इसलिए आप शायद इस बार चेंज का प्लान कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले कह दिया, मैंने नहीं, मेरे सभी पर्यटन व्यवसायी जिसने पर्यटन हित में काम किया है अवश्य उसी को वोट दें, क्योंकि हमारी रोजी रोटी का सवाल है। हमारे यहाँ कोई जाति नहीं चलेगी, कोई धर्म नहीं चलेगा, सिर्फ एक चीज़ चलेगी आगरा में, पर्यटन हित। चौहान साहब, यहाँ पे कई विधानसभा क्षेत्र हैं शहर के अंदर, आप कौन से विधायक थे पिछले? देखिए साहब, 3 विधानसभा क्षेत्र शहर के अंदर है, तीनों में टूरिज्म का काम है। तीनों में जिसने काम किया है अवश्य उसको वोट मिलेगा। मैं नाम पूछ रहा था, एक GS धर्मेश साहब हैं, एक दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय हैं और एक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी हैं जो उत्तर से लड़ रहे हैं। ये तीनों ही 5 साल, इन तीनों विधायकों का कार्यकाल कैसा रहा है? ये कार्यकाल कैसा रहा है तो उनको आप जब 10 तारीख को वोट पड़ेंगे, 10 मार्च को मालूम पड़ जाएगा कैसा काम किया उन्होंने। काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके कार्यकाल से। हमारे साथ महातिम सिंह जी हैं, बड़े ट्रैवल एजेंट हैं आगरा के। महातिम सिंह जी, आप भी कई वर्षों से हम देख रहे हैं, पिछले जब से कोविड आया है तब से 2 सालों में आपने कई बार आवाज़ उठाने की कोशिश की है कि कोविड से प्रभावित पर्यटन क्षेत्र की कोई सहायता की जाए, लेकिन पिछले 2 साल में आपको कोई सहायता मिल पाई? देखिए जी, अभी तक तो कोई सहायता नहीं मिली है, ना मिलने की कोई उम्मीद है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन होगा, ट्रांसपोर्ट टैक्स कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगा, और भी तरह की तमाम रियायतें हैं, कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला।
आपको कोई रियायत नहीं मिली है, लेकिन जो पिछले 3 विधायक थे जिनका हमने अभी जिक्र किया है, जीएस धर्मेश साहब हैं, पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी हैं और योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, तीनों ही विधायक फिर से कंटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए। आपका वोट इस बार इनके खिलाफ जाएगा या इनके साथ जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जैसा अभी चौहान साहब ने कहा कि जो पर्यटन हित में काम किया उसी को पर्यटन उद्योग सपोर्ट करेगा। अगर इन्होंने जिनमें से किसी ने भी सपोर्ट किया होगा तो वोट उसी को मिलेगा, अगर नहीं किया होगा तो नहीं मिलेगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने काम किया होगा तो उसको मिलेगा। आपकी पर्सनल में आपका वोट अगर मैं पूछूं तो आप किसके लिए वोट देंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी हम लोग असेस करेंगे, सारे पर्यटन उद्योग का एक मशवरा ऐसा बन रहा है, हम लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, अभी हम लोग डिसाइड करेंगे किसको देना है किसको नहीं देना है। और हमारा एक सूत्री कार्यक्रम रहेगा कि जिसने काम किया है, जिस पार्टी ने, जिस व्यक्ति ने, हम उसी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दुनिया सेल्फिश है। ओके, महात्म सिंह जी कह रहे हैं कि जिस पार्टी ने उनके लिए काम किया है वो उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन महात्म सिंह जी शुरुआत में ये भी कह रहे थे कि वर्तमान सरकार ने कम से कम उनके लिए कोई काम नहीं किया है। तो हमारे दर्शक उनका इशारा समझ सकते हैं। अखिलेश दुबे जी हैं। अखिलेश दुबे जी काफ़ी मुखर होकर ऑनलाइन मीडिया से और तरह तरह से अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। अखिलेश दुबे जी, तीनों विधायक वही हैं पुराने वाले, तो इस बार सजा या मज़ा? ये तो आने वाला 10 मार्च बताएगा, उन्हें सज़ा मिलेगी मज़ा मिलेगा, लेकिन सज़ा तो शहर को मिली हुई है और उनके ना कुछ बोलने से ना कुछ करने से पूरा शहर, पूरा पर्यटन क्षेत्र सज़ा भुगत रहा है। पिछले 2 साल से इतनी आवाज़ उठाने के बावजूद भी कोई आवाज़ नहीं सुनी गई किसी भी स्तर पे, ना राज्य स्तर पे, ना शहर के स्तर पर, ना राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये आने वाला 10 मार्च पर उन्हें बता देगा उनका कार्यकाल कैसा रहा, उन्होंने क्या किया जनता के लिए, नहीं किया। तो ये, लेकिन ये बात तय है, पर्यटन क्षेत्र में सरकार को लेके बहुत नाराज़गी है। बिकॉज हमने 2 बजट देख लिए, पहले बजट से भी इस पूरे पर्यटन क्षेत्र में उम्मीद की थी शायद हमें कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला। इस बार दोबारा बजट पेश किया, इंडस्ट्री को मान रहा था कि उससे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन वो हकीकत पूरा जो उनका शक था कि नहीं मिलेगा, प्रूव कर दिया सरकार ने। ना कुछ देके पूरा साइडलाइन कर दिया इंडस्ट्री को, पूरी को हाशिए पे लाके रखा कर दिया कि वी डोंट केयर फॉर अ टूरिज्म इंडस्ट्री। एक इनडायरेक्ट मैसेज था, यू ब्लडी गो टू हेल, वी डोंट केयर। आप समझ रहे? तो आप समझ लो ये उनका जो बनाया हुआ इम्प्रेशन है, तो ये तय कर देगा आने वाला 10 मार्च उन्हें किसको सज़ा मिलेगी, किसको मज़ा मिलेगा। ये मेरा कहना है। मतलब अखिलेश दुबे जी भी वही कह रहे हैं, स्पष्ट तौर पर साफ साफ तो ये भी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते, लेकिन इशारों में ये ज़रूर बता रहे हैं कि सरकार के खिलाफ टूरिज्म सेक्टर में कम से कम आगरा के में गंभीर नाराज़गी है। बेहतर रहता समय रहते सभी जो विधायक हैं, मंत्री हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं वो ये बात समझ सकते। और लोकतंत्र की यही खासियत है कि आप 5 साल भले ही जनता के साथ कुछ भी करें, लेकिन एक बार जनता का भी मौका ज़रूर आता है। और अखिलेश दुबे जी का इशारा है कि इस बार आगरा के टूरिज्म सेक्टर के लोग सरकार को और राजनीतिक पार्टियों को सबक सिखाने के मूड में हैं। हमारे साथ रत्नेश वर्मा जी हैं। रत्नेश वर्मा जी, आप होटेलियर हैं, आप टूरिज्म सेक्टर में चूंकि गाइडिंग का भी काम करते थे और आपने विदेश में भी, आपके बहुत सारे दोस्त हैं। यूपी में चुनाव है 10 फरवरी को, आप भी मतदान करने जाएंगे। इस बार किसको वोट देंगे आप? जैसा कि मेरे सहयोगियों ने, संभ्रांत साथियों ने, वरिष्ठ लोगों ने बोला है कि ये बहुत ही व्यक्तिगत सवाल है और जागरूक नागरिक होने के नाते वोट तो सब देंगे ही। चूँकि मैं भी पर्यटन व्यवसाय से हूँ और जैसा कि मेरे सीनियर्स ने कहा है कि हम लोग एक मीटिंग करेंगे और विकास नहीं तो वोट नहीं। भाई व्यवसाय को, पर्यटन व्यवसाय को जो नई इम्यूनिटी देगा, जो उसको रिवाइव करने के लिए काम आगे करेगा, अब उसमें कोई भी पार्टी का हो, मतलब पार्टी उसमें कोई मायने नहीं रखती। जो हमारे कैंडिडेट हैं, सबसे पहले तो लोकल प्रतिनिधि हमारे को सुन रहे, कितना महत्व दे रहे, तभी तो अगर वो आवाज़ हमारी समझेंगे, आगे उठाएंगे तो आगे जाएगी आवाज़। तो वो किस तरह से अपनी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, सबसे पहले हम अपने लोकल प्रतिनिधियों से फेस टू फेस, 1 to 1 जानना चाहेंगे कि उनकी सोच क्या है, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर उनमें कुछ समझ में आएगा, नहीं तो हर पार्टी के कैंडिडेट से उनको देखा जाएगा, उनके मैंडेट, उनके चुनाव के मुद्दे पर्यटन को लेके क्या हैं, उस पर हम लोग गहनता से विचार करेंगे। उसके बाद जो भी हमारी एसोसिएशन की राय होगी उसमें सब साथ देंगे।
मैं अगर एक और स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चन पूछूं तो पिछले 5 साल में योगी सरकार और पिछले 7 साल से मोदी सरकार यहाँ चल रही है, संतुष्ट हैं? सर सरकारों की तो देखिए, मैं पर्यटन को लेके अब एक पैंडेमिक टाइम भी है ये, इसमें जैसे मैं कुछ और भी राज्यों से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे मैं राजस्थान जाता हूँ, वहाँ पे कोई और सरकार है, लेकिन पर्यटन व्यवसाय के लोग वहाँ भी नाराज़ हैं। कई बार मेरे ही सामने उन्होंने सवाई माधोपुर जयपुर सर्कल में बड़ी उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया कि कम से कम हमारा बिजली का बिल माफ़ किया जाए, ये किया जाए। तो हो सकता जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो उनकी अपनी लिमिटेशंस हो, उनको भी फंड चाहिए, उनको भी अपना वो आगे करना है। तो इसमें कहीं ना कहीं, जैसे कि पहले मीटिंग, इस इंटरव्यू से पहले हमारी कुछ बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं हो सकता कि हमारे पर्यटन व्यवसाय के खुद के प्रतिनिधि, उनमें कुछ व्यक्तिगत ऐसी राय नहीं बन पा रही हो, या उनमें खुद में आवाज़ उठाने की कुछ कमी आ गई हो। अगर वो सजग हो जाएं तो कोई भी सरकार हो, लेकिन वो सजग होने का ही मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि ताकि जब तक आप अपने मतदान के अधिकार का खुलकर ये नहीं कहेंगे कि अगर आप हमारे लिए काम नहीं किए हैं तो हम अब आपको पनिश करेंगे, तब तक कोई सजग कैसे होगा? आप समझ नहीं पाए। सब कह रहे हैं कि भाई विकास का मुद्दा है, इस समय पर्यटन व्यवसाय से हम जुड़े हुए हैं, और इसको जो सही तरह से देश के नक्शे पे लाएगा, उसके हित के बारे में सोचेगा, उसका हम लोग साथ देंगे। चलिए, आप अभी भी पत्ते नहीं खोलना चाहते स्पष्ट तौर पर। हमारे साथ संदीप अरोड़ा साहब हैं। ताजगंज प्रोजेक्ट में इनका काफ़ी रोल रहा था अखिलेश यादव की सरकार में, जब ये ताजगंज का रीडेवलपमेंट हुआ था तो उसमें ऐसा भी कहा जाता है कि ये ताजगंज प्रोजेक्ट दरअसल इन्हीं का बर्थ चाइल्ड है। संदीप अरोड़ा जी, 2 साल आपने भी काटे हैं और मैं कई बार आपसे मिला हूं, आप भी काफ़ी निराश नज़र आए, कोविड में काम नहीं था। 10 फरवरी को आप अपने मतदान का जो आपको अधिकार दिया है लोकतंत्र में, संविधान ने दिया है, उसका इस्तेमाल क्या कोविड रिलेटेड जो भी आपको ग्रीवेंसेज हैं सरकारों से उसके खिलाफ करेंगे? देखिए, वोट का तो मैं इस बार अवश्य उपयोग करूंगा, और वोट का अधिकार जो है, उसकी जो वोट की चोट है, तो मैं भी चाहता हूं कि उसकी गूंज अच्छे से सुनाई दे। क्योंकि अभी तक हमको ये लगता था कि वोट तो चाहे जिसको दे दो सब चलता है, लेकिन अब हमारी समझ में आया कि वोट की बहुत कीमत है, और एक वोट से कितना नफ़ा या कितना नुकसान हमें सार्वजनिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में उठाना पड़ सकता है। और उसी के मद्देनज़र इस बार हम लोगों ने और हमारे उद्योग ने बहुत सबक भी सीखे हैं। हम लोग झूठ बोलना भी सीख गए हैं, हम लोग पट्टी पढ़ाना भी सीख गए हैं, और इस बार हम लोगों के उद्योग ने, हमारे पास कई एसोसिएशंस हैं जिसको जोड़ के हमारा एक इंडस्ट्री बनती है, तो उसमें भी इस बार हमने अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से अलग अलग प्रत्याशियों को, सभी को समर्थन भी घोषित कर दिया है। 2-3 संस्थाएं किसी एक प्रत्याशी को समर्थन देंगी, 2-3 संस्थाएं दूसरे प्रत्याशी को। इसी तरीके से इस बार हम भी सबको ये बता रहे हैं कि हम सबके साथ हैं, जैसे अभी तक सरकारें हमारे साथ होती थीं। बाकी परिणाम आपको 10 मार्च को पता लगेगा कि हम गए किधर, किसको हमने मौज कराई, या हम कितने खुश, हम कितने निराश, हम कितने गुस्सा, या हम कितने परेशान। संदीप अरोड़ा जी, जो आप कह रहे हैं कि कुछ संस्थाओं ने समर्थन भी दे दिया है राजनीतिक दलों को, तो किस संस्था ने और किसको समर्थन दिया है? देखिए, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग प्रतिनिधियों को, प्रत्याशियों को समर्थन देंगी, ऐसी रणनीति बनी है अंदर खाने। तो इस बार हम किसी प्रत्याशी को निराश करने के मन में नहीं रख रहे। इस बार हम सभी दलों को अलग अलग तरीके से समर्थन देंगे। कोई 2-3 संस्थाएं एक प्रत्याशी को समर्थन देंगी, बाकी 2-3 संस्थाएं दूसरे प्रत्याशी को, बाकी, लेकिन वोट सबका एक ही जगह जाएगा, एक ही मुद्दे पर जाएगा, और एक साथ जाएगा, एकजुट जाएगा। इसकी आवाज़ एक साथ सुनाई देगी। इसकी आवाज़ एक साथ सुनाई देगी। फिर भी आप स्पष्ट तौर पर नहीं बताएंगे कि आप इस बार वोट भाजपा को देने वाले हैं, या गठबंधन को, या मायावती को? नहीं, वोट बताने से कोई लाभ होना नहीं है। एक्चुअली वोट खोलने से होता क्या है कि ये आचार संहिता लगी हुई है, इस समय कोई हमें अनुग्रहित कर नहीं सकता, हमें कोई परिणाम मिल नहीं सकते। तो अब तो हमें जो पुराने, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे जो पुराने अनुभव हैं, उसके आधार पर हमने तय करना है। वो प्रक्रिया अभी चल रही है, वो अभी एक्चुअली तय नहीं हुआ है, लेकिन अब हम लोग भी बहुत देखभाल के एक साथ एकजुट वोट देंगे। मुझे एक बात और बतानी है कि 10,000 के लगभग करोड़, 10,000 करोड़ के लगभग का व्यवसाय है। लगभग 7 लाख लोग इसमें रत हैं, काम कर रहे हैं, जिनकी ये रोजी रोटी का अकेला माध्यम है, और यही स्मारकों पर ही हम निर्भर हैं।
संदीप अरोड़ा जी का तो अगर मैं कहूं जिस हिसाब से बोल रहे हैं उस हिसाब से राजनीतिक दलों को बिल्कुल चिंतित होना चाहिए। 7 लाख वोट उनके हाथ से जाने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, उनको निराश हुआ है यहाँ के पर्यटन व्यवसायियों को। हमारे साथ संदीप जी हैं। ऑनलाइन व्यवसाय भी अफेक्टेड रहा था कोविड की वजह से? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा कि कोविड के दौरान सारे ही व्यवसाय अफेक्टेड रहे। तो क्योंकि जब लॉकडाउन ही घोषित हो गया तो कोई जब व्यक्ति अपने घर से ही नहीं निकल पा रहा है, तो पर्यटन विभाग स्पेशल विभाग नहीं था जो कि अफेक्टेड रहा। सारे व्यवसाय अफेक्टेड रहे। हाँ, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पर्यटन विभाग रहा, क्योंकि पर्यटन विभाग कहीं ना कहीं डिपेंड करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। तो मैं बात करूं कि इंटरनेशनल तो कम्प्लीटली था ही अफेक्टेड, बट डोमेस्टिक भी पर्यटन विभाग कम्प्लीटली बंद रहा। तो आगरा एक पर्यटन नगरी है और ज़्यादातर जो सारा के सारा व्यवसाय है कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लोग पर्यटन विभाग से जुड़े हुए हैं। कोई रिक्शा चलाता है चाहे, या फिर कोई आइटनरी बनाकर बेचता है। ऑल टुगेदर दे ऑल आर एसोसिएटेड विद द टूरिज्म इंडस्ट्री। सो समवेयर इंडस्ट्री हैज़ सफ़र्ड अ लॉट। बहुत सफ़र किया है इंडस्ट्री ने। डेफिनेटली मुझे लगता है कि जितने बुरी तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री ख़त्म हुई है उससे डबल तरीके से बूस्टअप के साथ में आएगी, उम्मीद है ऐसी। हाँ, सरकार की अगर बात करें तो सरकार से जो इस शहर को सहायता मिल सकती थी टूरिज़्म के दौरान, वो कहीं टूरिज़्म इंडस्ट्री को कहीं भी किसी भी डिस्कशन में नहीं रखा गया। इस वजह से हमारी पूरी टीम, पूरे लोगों को अपने पर्सनल विचार हो सकते हैं इस तरीके की, और किसी व्यक्तिगत सरकार से किसी का वो नहीं है। जो पर्यटन विभाग के बारे में जो सोचता है उसके लिए हमेशा क्योंकि सबका हमारा रोजी रोटी का पर्यटन है। बाकी तो आपका वोट भाजपा? मैं फिर से कहूँगा कि जैसे सभी लोग, मेरे जितने भी सम्मानीय लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से नहीं खोले, बात वोट तो ना खोलने से, बाकी का मेरे कहने से सब कुछ जायज़ है। सरकार ने कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जहाँ काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। कई हर जगह कोई भी इफेक्टिव 100% कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी। सरकार ने कहाँ अच्छा काम किया है? मैं सरकार की अगर बात करूं, देखिए इस माध्यम से मेरे को कहना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं पर्यटन विभाग में हूँ, पर्यटन मंच पर बैठा हुआ हूँ, तो पर्यटन के लिए अच्छा नहीं किया है। मैं यहाँ नहीं, आप प्लीज़ हमें बताएं। पहले तो आप ये बताइए, आप केंद्र सरकार की बात कर रहे थे जिसने अच्छा किया, या राज्य सरकार की बात कर रहे थे जिसने अच्छा किया? मैं केंद्र सरकार की भी बात कर रहा हूँ, राज्य सरकार की भी बात कर रहा हूँ। राज्य सरकार ने आपके साथ क्या अच्छा किया है? राज्य सरकार से अगर मैं बात करूँ एज एन इंडिविजुअल, तो एक लंबे समय से चीज़ें चली आती हैं, हैम्परिंग होती है, बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलाव के हिसाब से भी देखें अगर, तो इस सरकार का आना बहुत ज़रूरी था। और देखो समय कम है, मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा हूँ, केवल बदलाव के लिए बदलाव करने से नहीं, आपके साथ क्या अच्छा किया है इस सरकार ने? मेरे को इंडिविजुअल देखूं, मैं किसानों के हित में कई सारी पॉलिसीज़ हैं, अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को साइड में हटा दूं। मैंने 2 दिन पहले पोस्ट डाली थी कि हम इस बार किसानों को और मजदूर को सपोर्ट करेंगे, तो लोगों ने कहा कि इसका मतलब आप बीजेपी का विरोध करोगे, और आप कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों के हित में कोई काम किया है। देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री के अलावा मेरे ग्रैंडफादर सब लोग किसान हैं, और किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूं तो किसान को कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की जो अदर अपोजिशन जो पार्टी हैं, उन्होंने बौखलाकर इस तरीके से भ्रमित कर दिया है कि बीजेपी किसान के विरोधी है। वास्तविकता में देखा जाए तो किसान खुद आदी हो गया है कि उसको हर बार लोन लेना होता है सरकार से, और उसको फिर बाद में इलेक्शन के दौरान आते समय उसको माफ़ कराने की मांग रखनी होती है, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले भी किसान खेत में हल चलाता था और अपनी फसल को बेचकर सर्वाइव करता था। आज की अगर मैं बात करूं तो खाद्य की बात करूं तो खाद्य में छूट मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है। बाकायदा अगर किसी किसान की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअली अगर उसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो उसको 2000 रुपये हर तीसरे महीने क्रेडिट हो जाते हैं, जितना एक मजदूर किसान जो होता है 4 से 5 बीघा के किसान जो रखता है, उसके खेत की जो लागत आती है खाद बीज की, उससे वो आराम से उसको कर सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं 6 बीघा खेती में 6000 रुपये की लागत सालाना आती है? 6 बीघा खेती में 6000 की लागत नहीं आती। मैं बता रहा हूँ कि उसमें जो कहीं कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, बीजेपी गवर्नमेंट है एज एन इंडिविजुअल उसको सपोर्ट किया है। हाँ, तो वो डीजल पर वापस ले लेते हैं उसी रेट को? नहीं, डीजल पर वापस कैसे ले लेंगे, नहरें चल रही हैं। बाकी का देखिए, अगर डीजल की बात करेंगे तो डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये अकेले किसान के लिए तो नहीं है। संदीप जी, ये हम चूंकि अपना ये प्रोग्राम पूरा बाइंड अप करेंगे, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जो 3 सरकारें यहाँ पर आई हैं, मायावती की सरकार आपने देखी, अखिलेश यादव की सरकार आपने देखी, योगी आदित्यनाथ की भी सरकार आपने 5 साल यहाँ देख लिए, और बिल्कुल आप ताजमहल के बिल्कुल नीचे आप एक होटल चलाते हैं। आपसे ज़्यादा ताजगंज और ये आसपास के इलाके का डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट किसी ने नहीं देखा होगा। मैं सिर्फ यस और नो में आपसे पूछूंगा, तीनों मुख्यमंत्रियों में आगरा के लिए कौन सा मुख्यमंत्री बेहतर था?
आगरा के लिए और टूरिज़्म के लिए अगर मैं पिछली 3 सरकारों के कार्यकाल और उनके द्वारा किए गए कामों का कंपेयर करूं तो आगरा को सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव की सरकार में मिला। ताजगंज प्रोजेक्ट मिला, एक्सप्रेसवे मिले, म्यूज़ियम मिला। ये अलग बात है कि इनमें से इस सरकार के टेन्योर ख़त्म होने को आ गया, लेकिन कंप्लीट कुछ नहीं हो सका। एक्सप्रेसवे जो वो कर गए थे वो कंप्लीट हुआ, ताजगंज प्रोजेक्ट अखिलेश कंप्लीट कर गए थे, कंप्लीट हुआ, लेकिन फ़िलहाल वो फिर बदहाल है। हम बहुत पैसा वसूलते हैं पत्थर से और सब इन्हीं के लिए लेते हैं, लेकिन इस पर कोई मॉनिटरिंग इस सरकार में नहीं हो सकी है। लेकिन फिर भी जो अच्छा काम करेगा वोट हम उसको देंगे। जी संदीप जी, वही सेम क्वेश्चन आपसे। तीनों मुख्यमंत्री का कार्यकाल आपने देखा है, मायावती, अखिलेश, योगी आदित्यनाथ, तीनों ही मुख्यमंत्रियों में से आगरा और आगरा टूरिज्म के लिहाज से कौन सा बेहतर मुख्यमंत्री है? केवल नाम के साथ आप बताएं। अखिलेश यादव ने टूरिज्म के हिसाब से काम किया है आगरा शहर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नेश वर्मा जी, वही सेम क्वेश्चन आपसे भी। आप भी यहाँ कई वर्षों से आगरा में रहते हैं, तीनों मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल आपने देखा, मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ। आगरा के टूरिज्म के हिसाब से कौन सा बेहतर मुख्यमंत्री? एज अ वोटर पूछ रहे हैं तो मैं तो अपने लोकल कैंडिडेट जो हमारे हैं, हमारा उन तक ही दायरा सीमित है और वो किसी भी पार्टी के हों, हमारा समर्थन उनसे रहेगा जो काम करेंगे। दुबे जी, आपसे भी सेम क्वेश्चन है। तीनों मुख्यमंत्री का कार्यकाल, मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, बेस्ट इन तीनों में से आगरा के लिए कौन है? योगी आदित्यनाथ जी ने आगरा को सिरे से खारिज कर रखा है। पिछले 5 साल से मोदी साहब ने वायदे किए, उसके बावजूद भी कुछ धरातल पर नज़र नहीं आया। कोविड ने और प्रूव कर दिया कि ये केवल अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहे मोदी साहब भी कि टूरिज़्म फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम इन इंडिया, लेकिन इनके वायदे सारे झूठे साबित हुए, जुमले साबित हुए। मायावती जी का टूरिज़्म से कोई लेना देना नहीं रहा, तो केवल एक बच्चे अखिलेश यादव जी, उनका धरातल पर काम दिखता है। जो कि एक्सप्रेसवे दिया, ताजगंज प्रोजेक्ट जो असंभव लगता था आज से कई साल पहले कि इस इतनी तंग गलियों में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, तो सिरे पे काम करके दिखाया है। तो टूरिज़्म के लेके आगरा के लिए केवल अखिलेश ने काम किया और यही वो पार्टी थी, उन्होंने लास्ट टाइम सिटी बेस्ड मैनिफेस्टो बनाया था। आगरा को ध्यान में रखते हुए इसके टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए तरह तरह के प्रोजेक्ट चलाए, इसको इंटरनेशनल पटल पर लाने के लिए। तो मेरे को लगता है अखिलेश यादव टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से आगरा के लिए बेहतर चीफ मिनिस्टर थे, एंड आई थिंक ही शुड बी। ओके, आपके लिए भी अखिलेश यादव बेहतर मुख्यमंत्री थे। महात्म सिंह जी, आपने तो कई 85 साल का आपको एक्सपीरियंस है, कई मुख्यमंत्री देखे। मैं केवल 3 मुख्यमंत्रियों का नाम ले रहा हूं क्योंकि वो तीनों ही इस वक्त फाइट में हैं, मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ। आगरा के लिए कौन सा बेहतर मुख्यमंत्री? देखिए, ऐसा है कि अगर आप एनालिसिस करें तो तीनों मुख्यमंत्रियों में अखिलेश यादव जी ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए थे इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर्स, जिससे कि आगरा को लखनऊ से जोड़ा गया, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। कैपिटल से ट्रैवल टाइम कम हुआ, एक्सप्रेसवे बना और उससे बहुत सारे टूरिस्ट सर्किट खुले। बाकी योगी आदित्यनाथ जी ने प्रॉमिस किए हैं कुछ रबराइज डैम बनने के लिए, बाकी इधर ध्यान कुछ उनका कम रहा है और कुछ खास काम नहीं हो पाया है। मतलब आपके लिए भी अखिलेश यादव जी ही बेहतर थे। हमारे साथ राकेश जी हैं। आपके लिहाज से तीनों ही मुख्यमंत्रियों, मायावती, अखिलेश, योगी, कौन सा बेहतर? अखिलेश यादव जी ने ही टूरिज्म के लिए काम किया और किसी ने काम नहीं किया। आपके लिए भी अखिलेश यादव हैं। नंदू गुप्ता जी हैं हमारे साथ। 3 मुख्यमंत्री आपने भी देखे, कारोबार आपने शून्य से स्टार्ट किया और आप उनको बहुत ऊंचाई तक लेकर गए। तीनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को अगर आप देखें तो तीनों में बेस्ट कौन सा मुख्यमंत्री था? केवल आप नाम से बताएं। ईमानदारी में योगी आदित्यनाथ। नंदू गुप्ता जी के लिए ईमानदारी में योगी आदित्यनाथ हैं। मैं नंदू गुप्ता जी से पूछूंगा, ऐसा एक काम बताएं योगी आदित्यनाथ जी का जिससे आगरा में टूरिज्म को वो पहचान मिली जो शायद मायावती या अखिलेश यादव नहीं दिला पाए। वो एक अलग मैटर है कि वो आगरे के लिए भी हाल फिलहाल कुछ नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से। तो मैं तो ईमानदारी के लिए कह रहा हूँ, ईमानदारी में योगी आदित्यनाथ से बढ़िया मुख्यमंत्री कोई नहीं। जी, आप अखिलेश दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं? जी, जब 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो आगरा उनका दौरा हुआ था, तो हमारे पर्यटन क्षेत्र के लोगों ने उनसे कीठम में जाके मीटिंग की थी। गिल्ड पूरी टूरिज्म शहर जो कमेटी है उन्होंने 1-to-1 फेस-टू-फेस मीटिंग हुई थी। हमें लगा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा शहर में, उसको लेके हमने दशहरा घाट से यमुना महाआरती का आयोजन किया था। ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन दिया योगी जी को सामने, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि शायद
एक नया इवनिंग प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन उसके लिए भी आज तक ना कोई आगे बात बढ़ पाई, ना फंड आया, वो ख़त्म हो गया प्रोडक्ट एक तरह से। तो हमारे को लगता है वो अपॉर्चुनिटी थी रिलीजियस टूरिज्म को बनाने की। आगरा शहर में बनारस घाटों की तरह यहाँ भी यमुना आरती होती, रबर डैम का ऑलरेडी उद्घाटन कर दिया था, तो यमुना में पानी रहता, तो एक इवनिंग एक्सपीरियंस क्रिएट होता है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन वो भी बात बन नहीं पाई, वो सिरे से खारिज हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। एक बात तो हम भी कहेंगे कि नंदू गुप्ता जी ने योगी आदित्यनाथ को बेस्ट सीएम बताया, लेकिन वो भी योगी आदित्यनाथ का एक भी काम ऐसा नहीं बता पाए आगरा में जिसको कि वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर पाते। तो स्पष्ट है कि आगरा के पर्यटन व्यवसायियों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वर्तमान सरकार से नाराज हैं। कोरोना ने उनका काम खत्म किया और सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा। तो आने वाले समय में सभी राजनीतिक दलों को ये बात ध्यान रखनी होगी कि आप अगर आगरा में रूल करना चाहते हैं और आगरा से अपने विधायकों को जिताना चाहते हैं, तो जब भी आपको मौका मिले आगरा के टूरिज्म सेक्टर को इग्नोर ना करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया है तो इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा कार्यक्रम देखा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में किसी और चौपाल चर्चा के कार्यक्रम में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।